वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एस्पिरेंट क्लासेस। आज हम मेडिकल की प्रीवियस ईयर की सीरीज में केमिस्ट्री सेक्शन में 2016 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला ही क्वेश्चन आया है, विच आर फॉलोइंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये पूछा हुआ है इसने। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये हमसे पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो बॉन्ड एंगल होता है 120। अगर आपसे पूछे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कितना होगा, दैट इज 180। ये भी क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछे sp3 के केस में से दो होते हैं, लेकिन जो मेनली होता है 109.5 डिग्री होता है, ये भी आपको पेपर में। ठीक है, अब साथ में आपको पता होना चाहिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो या sp हो तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। sp हो तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, sp3 हो तो टेट्राहीड्रल होता है। क्या होता है, टेट्राहीड्रल होता है। ठीक है, और जो sp2 हो तो होता है ट्राइगोनल। तो क्या होता है, ट्राइगोनल होता है। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो sp3 में मेन आते हैं दैट इज मीथेन, वाटर और अमोनिया। ये आपको याद होने चाहिए। इसकी हाइब्रिडाइजेशन तीनों की क्या होती है, ये होती है। sp हाइड्रोजन बनती है CO2 की, CO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा BF3 के केस में कितनी हाइब्रिडेशन, ये आते हैं पेपर में, दैट इज केस में sp2 होती है। हाइब्रिडेशन निकालना जो है वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन आपको कम से कम बॉन्ड एंगल तो पता होना चाहिए। sp2 पे 120, sp पे 180 और sp3 पे 109.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following hydrogen halide in the order of their decreasing reactivity. reactivity divided with propene। तो reactivity की टेक करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे HCl, HBr और HI की बॉन्ड लेंथ। देखो H तो वही रहा, क्लोरीन का साइज बढ़ रहा है, ब्रोमीन का साइज बढ़ रहा है, आयोडीन का साइज बढ़ रहा है। तो जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो बॉन्ड डिसोश क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोशन एनर्जी क्या हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा। जब बॉन्ड टूटना आसान होगा तो बॉन्ड बनना भी आसान होगा। एक टूटेगा तभी तो बनेगा, क्योंकि प्रोटीन में भी बॉन्ड बना होगा। तो जो आसानी से टूट जाएगा तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो आसानी से टूट जाएगा। तो आयोडाइड के केस में क्या होगा, आयोडाइड के केस में आसानी से टूट जाएगा। सबसे आसानी से वो रिएक्टिविटी कौन करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HBr और फिर HCl। तो आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। HCl, HBr और HI में HI जो है वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, इसके बाद वो कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि आयोडीन आयोडाइड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूटेगा तभी दूसरे के साथ वो बॉन्ड बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल ड्रॉप्स। जो स्फेरिकल ड्रॉप्स होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। वो किसकी वजह से होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ये याद रखना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे पूछा है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन किसके बराबर होता है। अब सब्लिमेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो इसमें क्या होता है, पहले सॉलिड डिफ्यूज होता है। तो पहला क्या होता है, सॉलिड एक्चुअल में हमें दिखता नहीं, लेकिन वो सीधा डायरेक्ट में कहा जाता है, वेपर में जाता है। तो यहाँ पर सीधा फ्यूजन नहीं होता, पहले फ्यूज होता है फिर वेपोराइज होता है। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बराबर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। लुईस के अनुसार एसिड कौन सा होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो AlCl3 का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो AlCl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए AlCl3 क्या है, एक
ल्यूइस एसिड है। अगर आपको अभी ल्यूइस बेस भी पता होना चाहिए। ल्यूइस बेस वो होंगे जो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। डोनेट क्यों करेगा? जिसके पास होगा, तो होगा किसके पास? होगा जो किसके बराबर होता है। जैसे वाटर है उसमें लोन पेयर होता है, अमोनिया जो है वो लोन पेयर होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो सारे क्या होते हैं? ल्यूइस के अनुसार बेस होते हैं। तो ल्यूइस बेस भी आ सकता है आपको पेपर में। आगे पूछा है ड्राई आइस क्या होती है? वो होती है सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं हम? ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक और आता है सॉलिड, एक आता है CO+N2, वो होती है प्रोड्यूसर गैस, वो आती है आपको प्रोड्यूसर गैस। एक होता है CO+H2, उसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं और सिन गैस भी बोलते हैं, ये सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं, या हम सिंथेटिक गैस भी बोल देते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं। फिर आपको कुछ पूछ लेगा फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, फूल्स गोल्ड होता है FeS2। ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है बोरिक एसिड इज अ एसिड। बोरिक एसिड जो वो एसिड क्यों है? बोरिक एसिड जो है वो एसिड क्यों है, ये पूछा है। तो बोरिक एसिड, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोरिक एसिड होता क्या है। जब हमें ये पता होगा कि बोरिक एसिड क्या होता है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बोरिक एसिड क्या होता है। बोरिक एसिड जो होता है वो होता है H3BO3। तो ये क्या करता है, जब इसको डिसोसिएट करते हैं वाटर में, तो ये क्या करता है BOH4 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये करता है एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर, ठीक है, वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां से क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है OH नेगेटिव को, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज बोरिक एसिड, जो है वो कंजुगेट एसिड है। अब ये मत सोचना कि OH से क्या कर रहा है, एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, जो वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन है उससे OH ले रहा है। तो ये समझना OH लगा है तो बेस, बेस नहीं, ठीक है। तो याद रखना ये करेगा, एक्सेप्ट OH कर रहा है फ्रॉम द वाटर रिलीजिंग ग्रुप, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बोरिक एसिड बोलते हैं। समझ गए बात को? आगे पूछा है IUPAC नेम लिखना है इसका। देखो जब भी IUPAC नेम लिखते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमने IUPAC नेम लिखनी, तो ये हमारा सफिक्स हो सकता, उसको कम से कम नंबर देना पड़ेगा। तो अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा, तो हम यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम ये क्या है, ये परफिक्स है, पहले परफिक्स की नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन प्रीफिक्स आएगा, अल्फाबेटिक लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा 1 क्लोरो, फिर 4 के ऊपर क्या है, मिथाइल है, और 2 है और नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लगा, ये सफिक्स है, नाइट्रो बेंजीन इज योर नेम। तो आंसर विल बी योर बी। आगे पूछा है अगर एक बॉडी का टेम्परेचर फारेनहाइट में 200 डिग्री फारेनहाइट, इस पेपर में बहुत बार आता है, तो यार ना फारेनहाइट जो है वो कितना दिया है, 200 डिग्री फारेनहाइट के बराबर दिया है। तो फारेनहाइट होता है 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फारेनहाइट में 200 दिया हुआ है, ये 9/5 हो गया और डिग्री सेल्सियस प्लस 32 हो गया। अगर हम 200 में से 32 को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस। तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, यहां बच गया 19, 19 में से नहीं, 9 में से 3 गया 6, तो कितना आ गया 168, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 5/9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे तो इसके काटने के बाद हमारे पास आएगा दैट इज 93.3 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर विल बी योर सी। कई बार ये फार्मूला पूछ लेता है, ये भी याद रखना है आपने। आगे पूछा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो फार्मूला होता है √L इंटू L प्लस 1, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, L जो होता है वो होता है L के ऊपर। L क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम से निकलता है, तो L के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आंसर विल बी ओनली L के ऊपर, ठीक है। N जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, L जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। ML जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और जो MS होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है।
ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है द एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ए 4f ऑर्बिटल। अगर 4f में है तो लेंथेनॉइड होगा। अगर यहां लिखा होता अगर 4f में फिल कर रहे हैं, अगर 5f में लिखा होता तो क्या होना था, तो एक्टिनॉइड्स होते हैं। क्या पता अगर आप अगली बार आपको ये आ जाए कि 4f में फिल कर रहे हैं, 5f में फिल करेंगे तो एक्टिनॉइड, और लेंथेनॉइड में क्या होता है, 4f होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जो डी ब्लॉक के होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोल देते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट। हैलोजन में कौन होता है, 17th ग्रुप को क्या बोल देते हैं हम, हैलोजन बोलते हैं। इसका जनरल एटॉमिक क्या होता है, NH2NP5। आगे पूछा है इन विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वहां होगा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ। सबसे ज्यादा किसमें बनाया, दैट इज H2O। तो H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, दैट इज H2O। आगे पूछा है व्हाट इज डेड ब्लंट प्लास्टर। तो डेड ब्लंट प्लास्टर क्या होता है, दैट इज CaSO4। क्या होता है, CaSO4। CaSO4 पॉइंट हाफ H2O क्या होता है, दैट इज जिप्सम। नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2H2O होगा तो क्या होगा, दैट इज जिप्सम हो गया। ये तो बहुत ही बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो वो एज ए यूज, इसको एज ए दोनों ही तरह यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग भी करता है और रिड्यूसिंग भी करता है। तो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका यूज हम बालों बुलों में भी कर देते हैं, कई बार बालों की जो होता है ना वहां भी करते हैं। आगे पूछा इक्विनिल। इक्विनिल की दवाई होती है वो किसके लिए यूज होती है, वो एक ट्रैंकुलाइजर होता है। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, जो एंग्जाइटी को कम करते हैं। एंग्जाइटी को कम करने वाली जो दवाई है उसको बोलते हैं हम ट्रैंकुलाइजर। ये भी पेपर में होना था। आर्टिफिशियल स्वीटनर में भी हम बहुत सारी दवाइयों का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स कौन कौन से हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर में सैक्रिन का यूज करते हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, सैक्रिन का यूज करते हैं। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट। वहां ये गलत दिया है या मिथेन दिया है। देखो ओजोन होती है, वाटर वेपर होता है, मिथेन भी होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आंसर विल बी योर ए। अगर आपसे पूछे मेन कौन सी होती है, तो मेन जो होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। अगर बायोगैस पूछे तो मिथेन, बायोगैस पूछे तो मिथेन होता है, ठीक है। अगर मेन बायोगैस पूछे तो वो मिथेन होती है, और वैसे पूछे तो CO2 होती है सबसे ज्यादा। आगे पूछा है होफमैन ब्रोमाइड डीजनरेशन रिएक्शन कौन शो करता है। तो वो सिर्फ वही एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है इसमें CO और NH2 ग्रुप हो, वही शो करता है। तो वो कौन सा है एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो कौन सा है, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो यही शो करता है सिर्फ होफमैन ब्रोमाइड डीजनरेशन। इसको हम अमाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइड्स, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइड शो करते हैं, ओनली primary amide shows Hofmann bromide degeneration reaction। आगे पूछा है कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन को फास्ट करता है, और रिएक्शन को फास्ट करता है। ये पेपर में बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा तो रिएक्शन जो वो फास्ट हो जाती है। बाकी ये रिएक्शन में कुछ नहीं करता है, जैसे का वैसा है वैसे का वैसे ही चला जाता है। आगे पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए हमें रेट कांस्टेंट करना पड़ता है 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे चेक, फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं किसी की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के समझ के जाना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट सम टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है उसको अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या प्रोसेस होती है, जब आप प्रेसिपिटेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कोलाइडल सोल में, कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो,
तो पेप्टाइडेशन होती है। और कोगुलेशन क्या होती है? कोगुलेशन इसका उल्टा होता है। जब हम कोलाइडल सोल्यूशन से क्या बनाते हैं? प्रेसिपिटेट बनाते हैं। और क्वेश्चन आता है कि कोगुलेशन से कौन सा होता है? दैट इज, बहुत बार आता है कोगुलेशन से डेल्टा फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो कोगुलेशन की वजह से होता है। आगे पूछा है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, आपको क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव कब करेगा? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल उल्टा करता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी नॉन, ये प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप नहीं होती, इसके लिए करवाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा लगाएंगे तभी होती है वो। तो एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा होगी ई सेल से, तब होती है वो। दैट इज सी ऑप्शन। आगे पूछा है, व्हाइल चार्जिंग लेड बैटरी, जब हम लेड बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? जब हम लेड बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हमें कैथोड के ऊपर देखते हैं। कैथोड के ऊपर क्या होता है? जब हम करते हैं तो लेड सल्फेट को जब हम करते हैं, ठीक है, लेड सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं, लेड सल्फेट क्या करता है? लेड सल्फेट क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या करता है? पीबी बन जाता है और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहां उसके ऊपर देखो, यहां अगर चार्ज अलग है, यहां अलग है, तो यहां से क्या हुआ? इसने क्या किया? यहां पर रिड्यूस हो गया। ये क्या हो गया? रिड्यूस, ठीक है। तो PbSO4 कहां से रिड्यूस हो गया? पीबी में। तो आंसर विल बी योर सेकंड। अगर कैथोड पे पूछा, क्या पूछा हुआ है? कैथोड के ऊपर, ये तो सही हो गया। अब एनोड के ऊपर क्या होता है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, यहाँ होती है रिडक्शन। यहाँ क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। रिडक्शन कैसे हुई? अब PbSO4 क्या करेगा? वाटर के साथ रेट करेगा और क्या बना देगा? PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ? PbSO4 क्या कर रहा है यहाँ पर? देखो अगर एनोड पे होता तो एनोड पे क्या हो रहा है? PbSO4 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। PbSO4 इज ऑक्सीडाइज टू, क्या हो रहा है? देखो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? PbSO4 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। PbSO4 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, ठीक है। PbSO4 क्या हो रहा है यहाँ पर? एनोड पे क्या है? PbSO4 इज ऑक्सीडाइज टू PbO2, ठीक है। PbSO4 एनोड पे क्या हो रहा है? PbSO4 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कहाँ हो रहा है? PbO2 में, ठीक है। और दूसरा क्या है? कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? PbSO जो है, PbSO4 रिड्यूस्ड हो रहा है Pb में। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ PbO2 लिखा है, यहाँ PbSO4 लिखा हुआ है। तो PbSO4 कहाँ रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है? यहाँ ऑक्सीडाइज टू PbO2। यहाँ तो दोनों हो सकते हैं, यहाँ तो दोनों हो सकते हैं। तो मे बी कंसेप्ट तो अगर सही से समझे तो दोनों हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके आंसर की वो भी चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आपके आंसर की क्या दिया हुआ है? इन्होंने PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, रिड्यूस टू Pb। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इन्होंने गलती की हुई है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो यही है। एग्जैक्ट ये है कि PbSO4 एट कैथोड, PbSO4 एट कैथोड इज रिड्यूस टू Pb, ठीक है। तो क्या होगा? PbSO4 एट कैथोड इज रिड्यूस टू Pb, PbSO एट कैथोड इज रिड्यूस टू Pb, ये आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग दिया हुआ है। लेकिन कंसेप्ट अगर आप समझे से तो कंसेप्ट के हिसाब से यही होगा।
ठीक है, अलग अलग बुकों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर करके बता दिया कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे ये भी हो सकता है, PbSO4 जो है इज रिड्यूस टू, ठीक है, इज रिड्यूस टू NO2 PbO2, तो ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे, तो आप देख लेना कौन सा आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ फॉलोइंग इज अमोर्फस सॉलिड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग इज अमोर्फस सॉलिड। तो जो ग्रेफाइट कार्बन और ग्रेफाइट होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसकी हेक्सागोनल शेप होती है, इसकी हेक्सागोनल शेप होती है। जो SiO2 होता है, ये SiO2 है, ये क्या होता है? ये अमोर्फस सॉलिड होता है। ये क्या होता है? अमोर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, ये क्या होगा? अमोर्फस सॉलिड होगा। ठीक है, और जो क्रोम एलम लिखा है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होता है। और सिलिकॉन कार्बाइड जो वो क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए, तो आंसर विल बी और बी। आगे पूछा है कैटायन आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। कैटायन, अब पहले इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। मान लीजिए ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां नहीं करवाया, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप। दैट इज माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, एक और यहाँ लगाते हैं हम, दैट इज फ्रैंक, यहाँ स्कॉटी लिख देते हैं। यहाँ क्या है? ये मान लेते हैं ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये आपका स्कॉटी डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें माइनस प्लस बराबर चार्ज होंगे, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस प्लस, ऐसे यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो इसमें क्या होता है, जब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो कैटायन को हम मिस कर देते हैं। कैटायन को यहाँ से क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। क्या कर देंगे? हम कैटायन को क्या कर देंगे? यहाँ से मिस कर देंगे, कैटायन को यहाँ से भगा देंगे। कैटायन को यहाँ से भगाएंगे और क्या करेंगे? कैटायन को यहाँ से भगाएंगे और कैटायन की जगह यहाँ इसको बीच में, कैटायन को यहाँ से उठा के बीच में लगा देंगे, यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो जब हम कैटायन को इंटरस्टिशियल साइड मतलब बीच में, इंटरस्टिशियल होता है बीच में डालते हैं, तो वो डिफेक्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन अगर स्कॉटी डिफेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं? स्कॉटी डिफेक्ट में हम क्या करते हैं? स्कॉटी डिफेक्ट में हम क्या करेंगे? स्कॉटी डिफेक्ट में जो हमारा स्कॉटी डिफेक्ट होगा, स्कॉटी डिफेक्ट में हम क्या करेंगे? स्कॉटी डिफेक्ट में हम इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर यहां लिख भी दूंगा मैं आपको, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर ऑफ positive and negative line, positive and negative ion is missing, is missing। जब इक्वल नंबर ऑफ इक्वल आयन मिसिंग कर देंगे, इनमें से बाहर निकाल देंगे, इनको बाहर निकालेंगे। इसमें हम इंटरस्टिशियल साइड में डालेंगे, लेकिन इसमें हम क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। जब हम बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं दैट इज स्कॉटी इफेक्ट। तो पेपर में बताता है जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर मिसिंग कर देंगे या निकाल देंगे तो वो स्कॉटी डिफेक्ट होगा। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? कैटायन को क्या कर देंगे? हम इंटरस्टिशियल साइड पे ले आएंगे। समझ गए बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नोट्स बना लेना साथ में। जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? लो होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। दूसरा आपको इसमें याद रखना, इसमें जो होता है वो साइज ऑफ कैटायन जो होता है, साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो लेस देन साइज ऑफ एनायन होता है, लेकिन इसमें बराबर होता है। एनायन का भी साइज ऑफ कैटायन इज इक्वल टू साइज ऑफ एनायन, इसमें बराबर होता है। ये याद रखना क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। दूसरा इसके एग्जांपल लिख लीजिए, दैट इज जिंक सल्फाइड, जिंक सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड। ये क्या कर देते हैं? ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब हम साथ में लिख लेते हैं, यहां पर स्कॉटी डिफेक्ट कौन करता है? दैट इज CsCl, KCl, NaCl और CsBr। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है? एक ऐसा होता है जो दोनों शो करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के लिख लेना। सिर्फ और सिल्वर ब्रोमाइड क्या करता है? ये क्या करता है? दोनों शो करता है, बोथ शो करता है। स्कॉटी भी और फ्रैंकल भी शो करता है, स्कॉटी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। डन हुआ? इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना आप सभी।
आगे पूछा है व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ, आपको पूछा है व्हाट इज द करेक्ट आईपीएसी नेमिंग ऑफ दिस। तो आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो अमोनिया की यहाँ 0 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, तो करेंगे तो x हो गया +0 और -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई +2। इसको अगर आप बाय हिट एंड ट्रायल से भी करेंगे तब भी लग जाएगा पता है ये 1 × 1 लिखा है या नहीं। देखो इसमें 4 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, 0 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी योर दिस। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट निकाल के पता लग जाता है अगर पेपर में आ जाए तो, ऑक्सीजन स्टेट निकालनी निकल जाएगा पता। अब डायमाइन देखो, इसमें पहले लिखते हैं हम अल्फाबेटिक लिखते हैं, सबसे पहले कौन आएगा अमाइन, तो 2 बार अमाइन है तो डाई अमाइन डाइक्लोरिडो, इसमें स्पेस नहीं होता है, डाइक्लोरिडो प्लेटिनम के बाद उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखनी है सेकंड, बस इतना सा लिखना होता है। ये भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसको भी पढ़ के जाना है आपने। आगे पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड। लैंथेनाइड की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, लैंथेनाइड की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होता है, लैंथेनाइड की ऑक्सीजन स्टेट होती है +3। ठीक है, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +3। आगे पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेटल इन ए पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल कितनी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो वैसे तो 18 होते हैं, जो मैंने पढ़ा हुआ वो 18 होती है, लेकिन अगर आंसर की के हिसाब से चले आप तो होती हैं 22। ठीक है, जो मैंने पढ़ी हुई वैसे नॉन मेटल जितना मैंने पढ़ा हुआ है वैसे नॉन मेटल हमारे 18 हैं। ठीक है, नॉन मेटल 18 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की भी मान सकते हैं दैट इज 22 थी। अब आपकी मर्जी है, कोई भी आंसर लगा लो। आगे पूछा है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कोवैलेंसी किसकी होती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है वो मैक्सिमम 4 होती है। अगर आपको सल्फर की पूछे तो सल्फर की 6 होती है, ये बहुत बार आता है पेपर में, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे पूछा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे क्या है, ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ये याद रखना है। आगे पूछा है सेंजियारो रिएक्शन इज नॉट शोन बाय, सेंजियारो रिएक्शन उस वो शो नहीं करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो शो नहीं करता है। सेंजियारो रिएक्शन वही शो करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। देखो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर क्या होना चाहिए, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट अगर नहीं शो करना है, यानी कि आपको सेंजियारो रिएक्शन नहीं शो करनी, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए अगर नहीं शो करनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सी है, इसके यहां हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये नहीं है तो ये तो शो करेगा ही करेगा। अब देखिए यहां भी नहीं है, इसके साथ में लगा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी सही बात है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ होना चाहिए। आप HCHO लिख रहे हो, HCHO लिख रहे हो। ठीक है, अगर आप HCHO लिख रहे हो तो HCHO क्या है, HCHO में क्या है, अगर आप सोचेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसके साथ जो कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन लगना चाहिए, ये तो इसी कार्बन के साथ है। ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ। अल्फा हाइड्रोजन किसमें हुआ, इस केस में, क्योंकि तो इस कार्बन के साथ, पिछले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये सेंजियारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो आंसर विल बी योर डी। Thank you for watching this video. If you like this video, subscribe my channel. Thank you for the